दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों ये एनसीईआरटी श्रृंखला के अंतर्गत आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 7वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 12 जंतुओं और पादप में परिवहन। इस अध्याय में आप जानेंगे कि जंतुओं का परिसंचरण तंत्र कैसे होता है, उसमें ब्लड का सर्कुलेशन और पोषक पदार्थों का सर्कुलेशन कैसे होता है। इसके अलावा पेड़ पौधों में ये परिवहन या परिसंचरण किस प्रकार से होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय 11 जंतुओं और पादप में परिवहन। दोस्तों सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। देखिए सभी जीवों को, चाहे वो पेड़ पौधे हों, छोटे कीट पतंगे हों या मानव हो या बड़े जीव जंतु हों, उनको जीवित रखने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और उन्हें इन सभी पदार्थों को अपने शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है और साथ ही जंतुओं को उन अंगों में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन उस स्थान तक करना होता है जहां से उन्हें बाहर निकाला जा सके। दोस्तों हमारे जो शरीर में हृदय होता है और उसकी कुछ धमनियां होती हैं, ये रक्त परिसंचरण तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और रक्तवाहिनियां कुल मिलाकर, हृदय और रक्तवाहिनियां मिलाकर हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। इस अध्याय में आप पौधों और जंतुओं के बीच जो है परिसंचरण तंत्र किस प्रकार से होता है उसके बारे में जानेंगे। तो उसके जानने से पहले देखते हैं दोस्तों यहाँ पर एक चित्र, किस प्रकार से यहाँ पर परिसंचरण तंत्र दिखाया गया है। जो है लाल रंग में वो धमनियाँ और सिराएं जो हैं वो नीले रंग में प्रदर्शित की गई हैं कि किस प्रकार से हृदय से होकर संपूर्ण शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। दोस्तों परिसंचरण तंत्र में सबसे पहले हम जानेंगे रक्त के बारे में। जब हमारे शरीर का कोई भाग कट जाता है तो रक्त या रुधिर बहने लगता है, लेकिन रक्त क्या है दोस्तों? रक्त एक तरल संयोजी पदार्थ या ऊतक है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है और ये पचे हुए भोजन को छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है और रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थ या जो खराब पदार्थ हैं उनको बाहर निकालने के लिए भी उनका परिवहन करता है। दोस्तों रक्त विभिन्न पदार्थों को किस प्रकार से ले जाता है उसके बारे में जानते हैं। रक्त जो है एक द्रव है, इसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित रहती हैं और रक्त के तरल भाग को हम प्लाज्मा कहते हैं। दोस्तों रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं एन लाल रक्त की कोशिकाएं होती हैं जिनको कि आरबीसी कहा जाता है। एक लाल वर्णक होता है। रक्त में लाल रंग जो होता है वो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है और आपको जानना चाहिए कि हीमोग्लोबिन में हिम और ग्लोबिन होता है। हिम का मतलब होता है कि रक्त में हीमोग्लोबिन में लौह अंश पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है और हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक या अच्छे ढंग से ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करने में सहायक है और हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग जो है लाल होता है। दोस्तों हमारा रक्त जो है वो 3 रुधिर कणिकाओं से मिलकर बना होता है। लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। तो श्वेत रुधिर कणिकाएं क्या हैं? तो रक्त में अन्य प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, उनको श्वेत रक्त कणिकाएं या डब्ल्यूबीसी कहा जाता है। ये कोशिकाएं उन अनेक प्रकार के रोगाणुओं को नष्ट कर देती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर जब किसी को कट जाता है या घाव लग जाता है तो ब्लड रुकने के बाद वहाँ पे लाल रंग का थक्का जम जाता है और रक्त का थक्का जो बनता है उसमें एक अन्य प्रकार के कोशिकाओं की उपस्थिति होती है जिनको कि प्लेटलेट्स या पट्टिका कण कहा जाता है। तो रक्त में 3 प्रकार के अणु होते हैं, लाल रुधिर अणु, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स। अब आइए देखते हैं रक्त वाहिनियाँ क्या होती हैं। दोस्तों शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती हैं जो शरीर में रक्त का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करती हैं। दोस्तों अंतः श्वसन के समय ऑक्सीजन की ताज़ा आपूर्ति फेफड़ों या फुफ्फुस को हमारे होता है और रक्त जो है इसी ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में करता है।
साथ ही रक्त जो होता है कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थों को ले लेता है और इस रक्त को वापस हृदय में लाया जाता है, जहां से यह फेफड़ों में जाता है और फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है रुधिर परिसंचरण। और रुधिर परिसंचरण प्रक्रिया में भोजन का पाचन होकर ये जो पोषक तत्व हैं शरीर के विभिन्न भागों में ले जाए जाते हैं। इसके अलावा जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन का हमारी सभी कोशिकाओं में परिवहन करता है या परिसंचरण करता है, और साथ ही साथ वहाँ से जो हानिकारक गैसें और पदार्थ हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अपशिष्ट पदार्थ, उनको फिर वापस लाकर बाहर निकालने का कार्य करता है। दोस्तों, शरीर में दो प्रकार की रक्त वाहिनियाँ पाई जाती हैं, धमनी और शिरा। धमनी क्या होती है? तो धमनियाँ जो होती हैं वो हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त की शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं। धमनी जो है वो हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं। चूँकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, इसलिए धमनियों की भित्तियों की दीवार मोटी और प्रत्यास्थ होती है। अब धमनियों से रक्त का प्रवाह किस प्रकार से होता है, इसको आप इस प्रक्रिया से समझ सकते हैं कि हमारे हाथ की कलाई में जो बाएं कलाई है वहाँ पे एक स्पंदन होता है या जिसको कि नाड़ी स्पंद या नब्ज कहा जाता है, और यह धमनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण होता है। और 1 मिनट में ये उतनी ही बार इसका स्पंदन होता है जितनी की बार हमारा हृदय धड़कता है। दोस्तों, स्पंदन दर जो होती है विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ व्यक्ति की स्पंदन दर 72 से 80 बीट पर मिनट होती है। और अपने शरीर में यहाँ कुछ ऐसे भाग भी होते हैं जहाँ पर नाड़ी स्पंदन देखा जा सकता है। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर देखिए एक परिसंचरण तंत्र का व्यवस्था चित्र दिखाया गया है कि किस प्रकार से हृदय में जो धमनी होती है और कोशिकाएं होती हैं। हृदय देखिए यहाँ पर हृदय से कैसे धमनियाँ रक्त को विभिन्न भागों में पहुँचाती हैं। इसके अलावा जो शिराएं होती हैं वो पुनः रक्त को हृदय में पहुँचाती हैं, और यहाँ से जो स्वच्छ वायु होता है फेफड़ों के द्वारा जो ऑक्सीजन होता है वो हृदय के माध्यम से शरीर के अन्य कोशिकाओं में पहुँचाया जाता है। इसके अलावा खराब चीज़ों का फेफड़े के माध्यम से फिर बाहर निकाल दिया जाता है। दोस्तों, जो धमनियाँ होती हैं वो कई छोटी छोटी धमनियों से मिलकर बनी होती हैं, और ऊतकों में पहुंचकर ये पुनः अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिनको कि केशिका कहा जाता है। केशिका बहुत पतली सी नली होती है और ये शिराओं का निर्माण करती हैं, और ये जो केशिकाएं होती हैं दोस्तों, ये शिराओं का निर्माण करती हैं और ये रक्त को हृदय में ले जाने का कार्य करता है। हृदय के बारे में जानते हैं तो हृदय वह अंग है जो रक्त और पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है और ये लगातार धड़कता रहता है। दोस्तों, ये एक ऐसा पंप होता है जो बिना रुके और बिना थके काम करता है। हृदय जो है वो हमारे वक्ष गुहा में स्थित होता है। इसका निचला सिरा थोड़ा बाईं ओर झुका होता है और अपनी अंगुलियों को भीतर की ओर मोड़कर मुट्ठी बना लेकर, मुट्ठी जब आप बनाते हैं तो आपके हृदय का आमाप या साइज लगभग आपकी मुट्ठी के बराबर होता है। दोस्तों, यदि हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त परस्पर मिल जाए तो क्या होगा? ऐसी स्थिति अगर जो उत्पन्न होती है तो ये शरीर के लिए घातक होगी, और ऐसी स्थिति न उत्पन्न होने पाए इसके लिए हृदय 4 कक्षों यानी 4 कोष्ठकों में बटा होता है। ऊपरी 2 कक्ष अलिंद कहलाते हैं और निचले 2 कक्ष निलय कहलाते हैं। कक्षों के बीच का जो विभाजन होता है वो दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को मिलने नहीं देती है। यहाँ पर देखिए हृदय का एक चित्र बनाया गया है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। देखिए दायां अलिंद यहाँ पर है और ये बायां निलय है, और ऊपर देखिए बायां अलिंद है और ये बायां निलय है। तो इस प्रकार से हृदय की जो संरचना है वो इसी प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। दोस्तों, परिसंचरण तंत्र की जो कार्यविधि होती है वो आप हृदय के दाईं ओर से प्रारंभ करें तो तीरों द्वारा इंगित दिशा को देखेंगे तो इस चित्र में तीर के द्वारा हृदय से फेफड़ों में और आपस में हृदय में रक्त प्रवाह की दिशा दिखाई देती है, और जहाँ से ये पूरे शरीर में पंप होता है।
हृदय स्पंद या धड़कन क्या होती है? तो हृदय के कक्ष की भित्तियां पेशियों की बनी होती हैं। ये पेशियां लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांति करती हैं और यह लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाली लयबद्ध विश्रांति दोनों मिलकर हृदय स्पंद या हार्ट बीट बनाती हैं और हृदय का स्पंदन जीवन के हर क्षण होता रहता है। यदि आप अपने बच्चे की बाईं तरफ हाथ रखेंगे तो आप अपने हृदय की धड़कनों को महसूस कर सकते हैं और चिकित्सक जो हैं आपके हार्ट बीट को मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, जो डॉक्टर है वो स्टेथोस्कोप का प्रयोग हृदय स्पंद की गति को आवर्धित करने की युक्ति के रूप में करते हैं। इसमें एक सिरे पर चेस्ट पीस लगा होता है और एक संवेदनशील डायफ्राम होता है और दूसरे सिरे पर 2 ईयर पीस या श्रोतिका लगे होते हैं जो एक नली द्वारा चेस्ट पीस से जुड़े होते हैं और इसका प्रयोग करके जो डॉक्टर हैं वो आपके हृदय के स्थान पर रहकर स्पंदनों की ध्वनि का अध्ययन करते हैं कि आपके हृदय की धड़कन सामान्य है अथवा नहीं। इसको आप एक सामान्य प्रयोग से भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे स्टेथोस्कोप का एक मॉडल बनाया गया है, इसे आप आसानी से हृदय की ध्वनियों को सुन सकते हैं। और इसके अलावा जब आप विश्राम की अवस्था में होते हैं तो हृदय की ध्वनियाँ शांत होती हैं, लेकिन जब कोई भारी काम करते हैं या फिर किसी दौड़ भाग करके आते हैं तो हृदय की गति जो है वो बढ़ जाती है। आइए देखते हैं ब्लड सर्कुलेशन या रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने, जो 1578 से 1657 इनका जीवन काल है, इन्होंने किया था। और ये एक अंग्रेज थे और उन दिनों ये मान्यता थी कि रक्त शरीर की वाहिनियों में दोलन करता रहता है और इस मत के लिए हार्वे का उपहास किया गया और उन्हें सर्कुलेटर कहा जाता था। उनके अधिकांश रोगियों ने उनसे उपचार कराना बंद कर दिया। फिर भी हार्वे की मृत्यु से पहले परिसंचरण तंत्र के बारे में उनके विचार को जीव विज्ञानी तथ्य के रूप में मान्यता मिल गई थी कि जो रक्त है वो शरीर में पूरी तरह से परिसंचरण करता है। दोस्तों, एक और बात उठता है कि क्या स्पंज और हाइड्रा जैसे जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है? जिस जल में वे रहते हैं वही उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की पूर्ति कर देता है। इसलिए स्पंज और हाइड्रा जैसे जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। जब जल बाहर निकलता है तो वो अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है और उन्हें परिसंचरण के लिए रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं होती है। अब आइए देखते हैं कि हमारे शरीर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अपशिष्ट पदार्थों की निकासी किस प्रकार से होती है। तो दोस्तों, निकासी या अपशिष्ट पदार्थों के निष्कर्षण को उत्सर्जन कहा जाता है। शरीर में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो फेफड़े के द्वारा उच्छ्वसन या सांस निकालने की प्रक्रिया के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है और अपाचित भोजन बहिक्षेपण प्रक्रम के द्वारा मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। दोस्तों, अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर कैसे निकलते हैं और ये कहाँ से आते हैं उसकी भी एक प्रक्रिया होती है। देखिए, जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती हैं तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट रूप में निर्मुक्त होते हैं और ये पदार्थ विषाक्त होते हैं जो शरीर के लिए नुकसानदेह होते हैं, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं और उत्सर्जन में भाग लेने वाली सभी प्रकार की क्रियाओं को उत्सर्जन तंत्र के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में। मानव में उपस्थित जो रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ है वो शरीर से बाहर निकालना जाना चाहिए। ये कैसे होता है? दोस्तों, ये जो व्यवस्था है ये वृक्क या गुर्दों में उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। यानी मानव शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका उत्सर्जन वृक्क यानी गुर्दों से किया जाता है। जब रक्त दोनों वृक्कों में पहुंचता है तो उपयोगी और हानिकारक दोनों प्रकार के पदार्थ रहते हैं। उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है और जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में वृक्क द्वारा अलग कर दिए जाते हैं। वृक्कों से मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्र जो है वो मूत्राशय में जाता है और मूत्र वाहिनियाँ नली के आकार की होती हैं। मूत्राशय में मूत्र संचित होता है और ये एक पेशी नली से जुड़ी होती है जिसको कि
मूत्र मार्ग कहा जाता है। दोस्तों मूत्र मार्ग का जो ये चित्र है मानव उत्सर्जन तंत्र का यहाँ पर दिखाया गया है, वृक्क है, मूत्र वाहिनी है, मूत्राशय है और मूत्र मार्ग है। तो दोस्तों वृक्क में जो दूसरा शिला खुला होता है इसे मूत्र रंध्र कहा जाता है और मूत्र शरीर से बाहर इसे निकाल दिया जाता है। और वृक्क जो है, वृक्क, मूत्र वाहिनियाँ, मूत्राशय और मूत्र मार्ग सम्मिलित रूप से मानव उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। एक तथ्य है कि कोई सामान्य व्यक्ति, वयस्क व्यक्ति 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है और इसमें 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम सभी को अनुभव है कि गर्मियों में पसीना होता है, हम सभी को पसीना होता है और पसीने में जल और लवण होते हैं। दोस्तों गर्मियों के दिनों में प्रायः पसीने के कारण कपड़ों पे सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं और विशेषकर उन स्थानों पर जहां अधिक पसीना आता है, और ये धब्बे पसीने में उपस्थित लवणों के कारण बनते हैं। और ये स्वेदन या पसीना आने का ये विशेष प्रयोजन होता है, ये हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने या उसको संतुलित रखने में जो है पसीने की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कभी कभी किसी व्यक्ति के वृक्क, दोस्तों वृक्क या किडनियां काम करना बंद कर देती हैं, तो ऐसा किसी संक्रमण या चोट के कारण हो सकता है। वृक्क के अक्रिय हो जाने की स्थिति में रक्त में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है और ऐसे व्यक्ति की अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। फिर भी यदि कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को हटा दिया जाए तो उसके रक्त काल में, जीवन काल में वृद्धि हो सकती है और इस प्रकार के रक्त के छनन की विधि को अपोहन या डायलिसिस कहा जाता है। दोस्तों जंतुओं के शरीर से अपशिष्ट रसायनों को निष्कर्षण करने की विधि जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। मछली जैसे जलीय जंतु कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं जो सीधे जल में घुल जाती है। पक्षी, छिपकली, सर्प आदि कुछ जंतु अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अर्ध घन यानी सेमी सॉलिड पदार्थ के रूप में करते हैं जो मुख्यतः पसीना, रंग के यौगिक यानी यूरिक अम्ल होता है और मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों में यूरिया प्रमुख होता है। मानव में परिवहन, परिसंचरण तंत्र और उत्सर्जन तंत्र के बाद आइए जानते हैं पादपों में पदार्थों का परिवहन कैसे होता है। दोस्तों पौधे जो होते हैं अपनी जड़ों द्वारा मृदा से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करके उन्हें पत्तियों तक उपलब्ध कराते हैं। पत्तियां जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पौधों के लिए भोजन बनाती हैं और सभी जीवों का भोजन उनके लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है और जीव की प्रत्येक कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन होने से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। कोशिकाएं जो होती हैं इस ऊर्जा को ऐसे उसको संश्लेषित करती हैं और उसके द्वारा भोजन उपलब्ध कराया जाता है। दोस्तों भोजन जो है या इनके द्वारा जो पौधों के द्वारा बनाया गया भोजन है वो पत्तियों तक कैसे पहुंचाया जाता है उसके बारे में आइए जानते हैं। दोस्तों जल और खनिजों का परिवहन होने की पौधों में एक विशिष्ट प्रक्रिया होती है। इसमें जड़ों द्वारा जल और खनिज का अवशोषण किया जाता है। मूलों में मूल रोम होते हैं और वास्तव में मूल रोम जल में घुले हुए खनिज, पोषक पदार्थों और जल के अंतर्ग्रहण के लिए मूल के सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। मूल रोम मृदा कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में रहते हैं और वहां से पौधे के लिए आवश्यक खनिज और पोषक तत्वों की उपलब्ध कराते हैं। दोस्तों पौधों में मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती हैं। वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं की बनी होती हैं जिनको कि संवहन ऊतक इनसे बनता है। ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है जो किसी जीव में किसी कार्य विशेष को संपादित करता है। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में संवहन ऊतक होता है, उसे जाइलम या दारू कहा जाता है और जाइलम चैनलों को सतह जाल बनता है और ये मूलों को तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है और इस प्रकार से ये एक पूरा तंत्र बन जाता है जो पौधों में जल का परिवहन करता है। तो जल का परिवहन करने के लिए पौधों में जाइलम बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती हैं। भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है और यह कार्य एक संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है जिसको कि फ्लोएम या पोषवाह कहा जाता है।
यहाँ पर देखिए मूल रोम और दारू का चित्र दिखाया गया है, कैसे मूल रोम से होकर जो खनिज पदार्थ हैं हमारे शरीर पौधे के अन्य भागों में पहुँचते हैं। यहाँ पर एक पौधा और उसके जड़ें दिखाई गई हैं। जल और खनिजों का परिवहन मूल के एक भाग से किसी वृक्ष में होता है। दोस्तों जाइलम और फ्लोएम जो होता है ये पादपों में पदार्थों का परिवहन करते हैं। इसको आप एक प्रयोग के माध्यम से भी देख सकते हैं। अब आइए जानते हैं वाष्पोत्सर्जन क्या है। दोस्तों पादप जो है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा बहुत अधिक जल निर्मुक्त करते हैं। पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व जल अवशोषित करते हैं और अवशोषित किया गया सारा जल पौधों द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है। पत्तियों को जो है ये सतह पे उपस्थित कुछ रंध्र होते हैं, वहाँ से वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा जल वाष्पित हो जाता है और पत्तियों से जल के वाष्पन से चूसण या अभिकर्षण खिंचाव विकसित होता है। और ये जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया है दोस्तों ये वैसे ही है जैसे आप स्ट्रा से जल का चूसण करते हैं और विशाल वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाई तक जल का अभिकर्षण या खिंचाव इसी प्रकार होता है। और इसके अलावा वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है ये पादप को ठंडा रखने में भी मदद करता है। तो ये था आज का वीडियो। इसका सारांश देख लेते हैं कि क्या आपने सीखा है। दोस्तों अधिकांश जंतुओं में शरीर में प्रवाहित होने वाला जो रक्त है वो शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को भोजन और ऑक्सीजन का वितरण करता है। यह शरीर के विभिन्न भागों के लिए उत्सर्जन के लिए अपशिष्ट पदार्थों को भी लाता है। परिसंचरण तंत्र में हृदय और रक्त वाहिनियाँ होती हैं और मानव शरीर में रक्त धमनियों और सिराओं में प्रवाहित होता है और हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है और जो रक्त को संपूर्ण शरीर में पहुंचाता है। इसके अलावा रक्त में प्लाज्मा होता है, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट्स होते हैं और रक्त का लाल रंग लाल वर्णयुक्त हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। किसी वयस्क व्यक्ति का हृदय सामान्य अवस्था में 1 मिनट में 70 से 80 बार धड़कता है। इसको हृदय स्पंदन भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों धमनियां हृदय से शरीर के सभी भागों में रक्त को ले जाती हैं। सिराएं शरीर के सभी भागों से रक्त को वापस हृदय में लाती हैं। शरीर से अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कही जाती है। और मानव उत्सर्जन तंत्र में 2 वृक्क यानी गुर्दे, 2 मूत्रवाहिनियाँ, 1 मूत्राशय और 1 मूत्रमार्ग होता है। लवण और यूरिया जल के साथ पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसके अलावा जलीय जंतु जैसे मछली अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अमोनिया उत्सर्जित करती है जो सीधे जल में घुल जाती है। इसके अलावा दोस्तों पक्षी, कीट और छिपकली अर्ध घन यानी सेमी सॉलिड रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। और पौधों में जो पादप मूल होते हैं उनके द्वारा जल और पोषक तत्व मृदा से अवशोषित करके पौधों के अन्य भागों में पहुंचाए जाते हैं। पूरे पौधे में जल के साथ पोषक तत्व जाइलम नामक संवहन ऊतक द्वारा ले जाए जाते हैं और पादप के किसी भाग में भोजन का जो परिवहन होता है वो फ्लोएम। तो जाइलम जल का परिवहन करता है, फ्लोएम जो है वो भोजन का परिवहन करता है। और इसके अलावा देखते हैं वाष्पोत्सर्जन के दौरान रंध्रों से वाष्प के रूप में बहुत बड़ी मात्रा में जल का ह्रास होता है और वाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूसण बल निर्मित होता है जिसके कारण मूलों द्वारा मृदा से अवशोषित जल अभिकर्षित या खींचकर तने और पत्तियों तक पहुंचता है। तो ये था आज का वीडियो। बहुत ही आसानी से इसमें समझाया गया है कि मानव में परिसंचरण तंत्र और पौधों में किस प्रकार से जो है जल और पोषक पदार्थों का परिवहन होता है। आप इसे आसानी से इस अध्याय के अध्ययन द्वारा समझ सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।